अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, वेलकम बैक टू यूथ टॉक। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खिज़र काकवान। आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास दो बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, अब्दुल समद और अब्दुल कदीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को आने नहीं में? नहीं सर। तो मैं आप लोगों से आज जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। तो कदीर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे और उनका जो है पॉलिटिकल करियर किस तरह से शेप हुआ? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे जो कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी फाउंड की 1967 में। और वो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे और उनके साथ वो आगे जाके प्रेसिडेंट भी हुए और प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने रोल प्ले किया है पाकिस्तान में। ठीक। अब्दुल समद, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट क्यों थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अचीवमेंट इसीलिए थी क्योंकि इससे पहले हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म था क्योंकि मुल्क को उस वक़्त एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐसे वक़्त में कॉन्स्टिट्यूशन देना बहुत बड़ी बात होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के राइट्स का ख़्याल करे और जो माइनॉरिटीज़ है उनका राइट का ख़्याल करे और जो रिफ़ॉर्म्स हैं, फैक्ट्रीज़ रिफ़ॉर्म्स हैं उनका ख़्याल करे। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो करे, एक इम्प्लीमेंट हो सके कंट्री में, उस वक़्त देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक। अच्छा, तो कदीर, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे ऐसा क्या हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ॉर्म करनी पड़ी? क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो इसलिए उनको करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा, क्योंकि हमें उन्होंने एक पहले आफ्टर जब वो बिफोर पार्टी नहीं थी तब वो हमारे पास ऐसे ना कोई CNIC ना कोई ऐसे हमारे पासपोर्ट होते थे। तो उन्होंने एक शऊर दिया हमारी कौम को और प्रमोट किया एक डेमोक्रेसी को। तो इसी वजह से वो उनकी पार्टी का होना हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी था उस टाइम पे। ठीक। तो अब्दुल समद, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे भुट्टो के, जैसे अभी आपने रिफ़ॉर्म्स का ज़िक्र किया, तो मुझे आप बताएँगे भुट्टो के क्या मेन रिफ़ॉर्म्स थे और उनका जो है गोल क्या था? देखिए, सबसे पहले जो रिफ़ॉर्म्स थे वो एजुकेशनल रिफ़ॉर्म्स थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है सबसे पहले तो, और उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की उन्होंने बुनियाद रखी है। और दूसरा, जो फैक्ट्रीज़ अंग्रेज़ों के दौर में ये होता था कि 1000 एकड़ से ज़्यादा आप ज़मीन रख सकते हो, वो अंग्रेज़ों ने लीगलाइज़ की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आने के बाद उन्होंने जो ये लैंड है वो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट तक महदूद कर दी। इससे ये हुआ, जो ज़मीनें किसानों की थी वो उनको वापस मिल गई। तो ये एक मेजर रिफॉर्म्स है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किए थे। ठीक। अच्छा, तो कदीर, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँगे कि जो है भुट्टो की ऐसी क्या चीज़ थी और ऐसा उनका क्या तौर तरीका था जिसकी वजह से एक वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस पॉलिटिशियन बन गए? एक तो उनका ये था जो कि जो एक वो जो मशहूर थे वो अपनी चीज़ से, वो उनकी स्पीच थी अच्छा। प्रॉपर वाली जो वो करते थे, वो कनेक्ट करती थी अब हमारी जो पब्लिक थी। और वो इसी वजह से आवाम के अंदर उन्होंने एक अपने लिए बहुत अच्छी इमेज बनाई और उन्होंने एक कनेक्ट करते थे और उनके जो वादे थे वो अपने वो पूरे करते थे। इसी वजह से भुट्टो हमारे ही मुल्क के लोगों के अंदर भी अभी भी उनकी इमेज है। अच्छा, तो अब्दुल समद, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे भुट्टो की कुछ नेशनलाइज़ेशन पॉलिसीज़ थी, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से उन्होंने अफ़ेक्ट किया है? देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नेशनलाइज़ पॉलिसीज़ थी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो किसान थे उनको जो ज़मीनें वापस दी गई, वो एक बहुत बड़ी जो है नेशनलाइजिंग पॉलिसी थी। और इसके बाद जो है उन्होंने जो मिडिल क्लास हमारा तबका है उनको उन्होंने प्रमोट किया और डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। ठीक। अच्छा कदीर, आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँगे पॉलिटिकल क्राइसिस जब हमारे पास आए थे 1971 में, तो उसको जो है भुट्टो साहब ने किस तरह से हैंडल किया और उन्होंने क्या रोल प्ले किया था उस टाइम पे 1971 भुट्टो में? साहब आफ्टर 70s में, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, तो जब वॉर हुई थी, वॉर के बाद उन्होंने जो रोल प्ले किया वो पाकिस्तान को प्रॉपर रीबिल्ड किया, लोगों को शऊर दिया प्रॉपर तरीके से। उनको एक प्रॉपर जो थी फैसिलिटीज़ फराहम की, ताकि ये सारी चीज़ थी जिन्होंने वो रोल प्ले किया पाकिस्तान को बनाने में। आफ्टर वार 71 से जो वार हुई थी उसके बाद ये उनका रोल प्ले था जो उन्होंने किया था एक्चुअल। ठीक। अच्छा, तो समद, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे 1970s के अंदर जो है भुट्टो ने फ़ॉरेन पॉलिसी को किस तरह से रीशेप किया था? हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई थी,
1970s में आई थिंक उन्होंने उसको रीशेप किया था, तो किस तरह से उन्होंने उसको रीशेप किया था? देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो फ़ॉरेन पॉलिसी रीशेप की थी, वो इस तरह की थी कि जो चाइना है और जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर किए थे। और जो अभी तक रहते हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ये है कि हमें अपने जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमें उनके हिसाब से और चलना पड़ता है। तो फ़ॉरेन पॉलिसी काफ़ी बेहतर की थी। रिलीजियस कंट्री जो मुसलमान कंट्री है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए थे। ठीक। अच्छा, तो कदीर आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे कि जब भुट्टो साहब जो हैं इन पावर आए थे, तो उनको क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने को मिले थे? जब भुट्टो अपनी पावर में आए थे तो उन्होंने, जैसे कि बांग्लादेश था, मुख्तलिफ ज़बानें थी और ये सारी चीज़ें थी, तो तब वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट, ईस्ट पाकिस्तान था, ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से उनको जब ये पूरा बनाना पड़ा, एक पूरी सारी बिल्ड करनी पड़ी अब पाकिस्तान को, तो वो यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें, तो उनको बहुत सारे ऐसे मसाइल फेस किए उन्होंने, जैसे ये हो गई लैंग्वेज बैरियर्स हो गए, या लोग और भी रहते थे, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत फेस किया ये सारी चीज़ों को। उसके बाद जाके उन्होंने पूरा पाकिस्तान रीबिल्ड किया था। ठीक। तो अब्दुल कदीर, मेरा आपसे सवाल है कि भुट्टो साहब जो थे, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी? उन्होंने क्या कहाँ से उन्होंने अपनी तालीमात जो है वो हासिल की थी? और उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल प्ले किया? तो भुट्टो साहब एक लाड़काना से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने जो एजुकेशन अपनी क्वालिफ़िकेशन की थी, वो एक ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आए थे, और उनका जो विज़न था वो उसी टाइप का था। तो उन्होंने जब जब वो हमारे पाकिस्तान के लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनका जब यही मौक़िफ़ था कि जब पाकिस्तान के पूरे जो स्कूल हैं वो नेशनलाइज़्ड हों, उनकी जो भी पढ़ाई है वो एक ही टाइप की हो, ताकि कोई भी बच्चा ज़्यादा या कम ना पढ़े। तो उन्होंने एक नेशनलाइज्ड स्कूल जो भी थे पाकिस्तान के, उनको नेशनलाइज़ किया, और उनकी जो भी सिलेबस था वो सेम हो, ताकि पूरे हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो एक जैसा पढ़ें और एक ही तालीम हासिल करें। अच्छा, तो समद, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो मतलब वर्कर्स हमारे पास होते हैं, और इसके अलावा जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया था? देखिए, फार्मर्स के लिए सबसे पहले स्टेप यही उठाया था कि जो उनकी ज़मीन थी, जो अंग्रेज़ों के दौर में उनसे ली गई थी, वो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए उनको वापस दी गई। और उनका एक ही विज़न होता था, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप थी। कम्युनिस्ट मतलब हर बंदा एक बराबर जितना है। जो पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, तब भी जो है वो कम्युनिस्ट ही उनकी आइडियोलॉजी थी। उसके बाद जो उनका जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो यही थी कि सारे इंसान जो हैं बराबर हैं और हम सब बिल्कुल एक ही हैं। इसी को मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने जो ड्रेस कोड अपनाया था, शलवार कमीज़, वो भी इसीलिए अपनाया था ताकि वो आम आदमी के साथ रिलेट कर सकें। तो उनका जो बेसिक एक स्लोगन था, रोटी कपड़ा और मकान, कि आम आदमी को हक मिलना चाहिए, वो यही था बेसिकली। ठीक। अच्छा, जैसे कदीर इन्होंने अभी बताया रोटी कपड़ा मकान, तो थोड़ा-सा आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या है? जो मेन स्लोगन था पीपल्स पार्टी का वो यही था कि रोटी कपड़ा और मकान, जो कि वो एक रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक और अपना जैसे वेलफेयर हो गया। तो यही चीज़ें, वो उसी वजह से ही भुट्टो साहब अपने इमेज अच्छी है उनकी हमारे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, और वो इसी वजह से ही उनको याद रखते हैं हम अपने दिलों में, जो कि उन्होंने दिया था अपने टाइम में। ठीक। अच्छा समद, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे ओआईसी की फ़ॉर्मेशन के अंदर भुट्टो साहब का क्या रोल था? देखिए, ओआईसी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत मेजर रोल था, और उन्होंने जो है जितने भी सारे इस्लामिक कंट्रीज़ से उसको एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट किया था, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर हमला करता है तो हम सब यूनाइट होकर उसका जवाब दे सकें। ठीक। अच्छा, तो थोड़ा-सा आप मुझे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके बारे में बताएँगे? जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत मेजर रोल है। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को स्पेशली फ़ॉरेन से यहाँ बुलवाया था इसीलिए, और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की थी। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो इंडिया है वो भी इसके ख़िलाफ़ था और बहुत सारे फ़ॉरेन कंट्रीज़ इसके ख़िलाफ़ थे। उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दी, और उनका एक मशहूर नारा भी है कि हम भूखे मर जाएँगे पर हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर ज़रूर बनाएँगे। तो इसी हवाले से जो है उन्होंने कहा उनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो कदीर आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे, जब वो पावर में आए तो उन्होंने जो रिलेशंस थे हमारी नेबर कंट्रीज़ के साथ या दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उन्होंने उसमें क्या रोल प्ले किया है? भुट्टो जब पावर में आए थे तो उन्होंने नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, और एक तरीके से उन्होंने ये भी
दिखाया था कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट ना हो और हमारे अच्छे अपने स्टैंड करें हम ठीक। अपने कंट्रीज़ के कॉन्टिनेंट में। मतलब चाइना और रशिया से उन्होंने ताल्लुकात अच्छे किए थे। जी, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, तो डेथ के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी डेथ कब हुई थी? वो उनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1979 को, और वो जब वो अपनी इसी वजह से ही मशहूर हैं ताकि उनको आज भी याद लोग करते हैं, क्योंकि उनके एक काम थे जो इतने अच्छे और जो भी करते थे, और उन्होंने हमें एजुकेशन दी, हमारे मुल्क को पूरा सारा एक सेटअप बनाया उन्होंने, और उनकी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी तक चलती आ रही है और कोई नहीं बनी, जो कि जिस वजह से वो मशहूर हैं, और उनकी डेथ 1979 में ही हुई थी। ठीक। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या टॉपिक होगा, तो बने रहिएगा यू टॉक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।